तक पहुंच चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण है, नामकरण हमने कल कर दिया और पिछली क्लास में नामकरण हो चुका है। इसके पश्चात कौन सी प्रजाति के लोग थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया, इस पर चर्चा करेंगे। प्रजातियां कितनी थी और प्रजातियां थी तो कौन कौन थी, इन सभी आयामों पर चर्चा करेंगे। एक चीज देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता पूर्णतः शहरी सभ्यता थी, लेकिन वही जब हम ऋग्वैदिक काल में प्रवेश करते हैं, जब वैदिक सभ्यता की जब हम चर्चा करते हैं, तो वैदिक सभ्यता आते आते जब उसकी बाद की घटनाक्रम होती है और वो पूर्ण रूप से ग्रामीण हो जाती है। वैदिक सभ्यता की बात है, आएंगे वहां तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन ये पूर्णतः शहरी सभ्यता थी। और आपको मैं ये भी बताया था कि जितनी भी सभ्यताएं थी, जो 4 सभ्यता का मैंने जिक्र किया था, 4 सभ्यता में आप मुख्य रूप से भारत की सभ्यता पढ़ रहे हैं, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं। तो 4 सभ्यता और चारों के चारों सभ्यता जो है कहीं ना कहीं नदी घाटी तट पे विकसित हुई। और नदी घाटी तट पे विकसित होने के पीछे कारण आप जान चुके हैं। कारण यही था कि उस स्थिति में यातायात के साधन उतनी सुदृढ़ अवस्था में नहीं थे, सुव्यवस्थित ढंग से सड़कें नहीं थी, हाईवे नहीं बने हुए थे। जैसे आजकल गांव देहात से भी हाईवे निकल जा रहे हैं, हाईवे नहीं थे, जिसके कारण नदी पेटा में इन सभ्यता और संस्कृतियों का विकास हुआ। नदी पेटा में विकास होने का कारण कि लोग यातायात के रूप में नदी का, परिवहन के रूप में नदी का प्रयोग करते थे, नाव के माध्यम से अपना व्यापार करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। दूसरी बात कि लोगों को पीने के लिए पानी उपलब्ध होता था। तीसरी बात कि पशु चारा आसानी से, आप ये जानते हैं कि जो नदी का पेटा होता है वो काफी उपजाऊ होता है, कृषि योग्य भूमि थी, पशुओं के लिए चारा प्राप्त होता था, कृषि के सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होते थे। अर्थात जब हम इसके विनाश के कारण पर जब चर्चा करेंगे तो ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि भौगोलिक परिस्थिति के कारण, अर्थात नदियों के रास्ता बदल लेने के कारण इन सभ्यताओं का विनाश हो गया। यह कहने में कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नदी ने अपनी मार्ग बदल लिए, और नदी जब अपनी मार्ग बदल लिए तो इन जितनी भी सभ्यता थी सभी सभ्यताओं का धीरे धीरे विनाश होना शुरू हो गया। ये कहने में कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए देखते हैं कि 4 प्रकार की जो प्रजातियां थी वो कौन कौन सी थी। सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने वाले जो प्रजाति थे वो 4 प्रकार के थे। और इसमें मुख्य रूप से किसे माना जाता है ये देखेंगे हम। आइए देखिए, लिखिएगा प्रभु से अल्प मांगो, प्रभु से अल्प मांगो, प्रभु से अल्प मांगो। अर्थात हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु से अल्प मांगो मतलब प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई, प्र से क्या, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई। भू से क्या होगा, भूमध्य सागरीय, क्या होगा जी, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय। अल्प से देखिएगा, और भूमध्य सागरीय को ही जो है सिंधु सभ्यता के निर्माता क्या माना जाए इसे, इन्हें सिंधु सभ्यता का निर्माता माना जाता है। सिंधु सभ्यता का निर्माता माना जाता है। क्लियर।
अब देखिए अल्प है तो अल्प से अल्पाइन होगा, क्या होगा? अल्पाइन। और मांगो से मंगोलियन, मंगोलियन। अर्थात ये 4 प्रजातियां सिंधु सभ्यता में पाई जाती थी और चारों में देखिएगा कि भूमध्य सागरीय जो लोग थे इन्हीं को सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहिए या हड़प्पा की जो आपको वर्तमान प्रचलित नाम है, हड़प्पा सभ्यता को बसाने का जो कार्य किया था वह यही भूमध्य सागरीयों ने ही किया था। अर्थात सबसे प्रमाणिक बातें साबित होती है। क्लियर? इसको लिख लीजिए। चलिए आइए देखिएगा, इसके बाद हम पूरा स्तर और क्षेत्र की चर्चा करेंगे, है ना? पूरा स्तर और क्षेत्र। ठीक, यहां समझ लीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात सिंधु सभ्यता में कितनी प्रजातियां? 4 प्रजातियां अर्थात निर्माता। और 4 निर्माता मतलब प्रभु से अल्प मांगो। भगवान से देखिएगा कुछ भी आपको मांगना हो तो एकदम यही सोचिएगा कि हे प्रभु आप मेरे बिगड़े काम बना दे, बाकी कुछ मत मांगिएगा। ऐसा नहीं कहेगा हे प्रभु मुझे ये दे दो वो दे दो, मतलब भारतीय रेल दे दो, एयरपोर्ट दे दो, नहीं ऐसा मांगिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सोच लीजिए, बंदरगाह दे दो डूब के मर जाइएगा, समुद्र दे दो क्या, तो ऐसा चीज मत मांगिएगा। भगवान से अल्प ही मांगिएगा जितना से आप सुखी रह सके, याद रखिएगा। तो प्रभु से अल्प मांगो, प्र से प्रो ऑस्ट्रेलियाई, भू से भूमध्य सागरीय और भूमध्य सागरीय से दिखेगा सिंधु सभ्यता के निर्माता इन्हीं को माना जाता है। सिंधु सभ्यता के निर्माण करने वाले निर्माणकर्ता कौन थे? जिन्होंने अपनी खून पसीना से दिन रात मेहनत करके उस सभ्यता को एक शहरी सभ्यता के रूप में परिणत किया था। वह थे कौन? भूमध्य सागरीय लोग। कौन थे? भूमध्य सागरीय थे। और अल्प से अल्पाइन प्रजाति के लोग भी वहां पाए गए और मांगो से मंगोलियन भी वहां पाए गए हैं। अब आते हैं पूरा स्तर और क्षेत्र पर। तो एक तरफ पूरा स्तर, दूसरे तरफ क्षेत्र बनाएंगे। क्लियर? इसको कंटिन्यू करेंगे। पूरा स्तर में देखिएगा सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अफगानिस्तान की। अब जब बात आती है अफगानिस्तान की, कहां की जी? अफगानिस्तान की। शायद भारत ने अब की बार बड़ी जबरदस्त धोया है अफगान को। क्रिकेट मैच में भारत ने जबरदस्त धोया उस दिन। विराट कोहली हमारे 112 रन नवाज बनाए। किसी ने मैच नहीं देखा होगा तो हम बता देते हैं, लाइव हो रहा है। आगे देखिए अफगान। कौन जी? अफगान। अफगान देखिएगा, आपने पढ़ा है कि जब हम इसकी विस्तार की चर्चा कर रहे थे, हम इसकी क्षेत्रफल की जब चर्चा कर रहे थे तो विस्तार में हमने यही देखा कि उत्तर में जब भारत की बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्तरी बिंदु थी, कौन बिंदु? उत्तरी बिंदु, वो आंखों का नूर, जिला अखनूर, मा से मांडा, जे से जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, मतलब अखनूर जिला, मांडा स्थल और जम्मू एंड कश्मीर राज्य भारत के संदर्भ में देखते हैं। लेकिन जब उत्तरोत्तम बिंदु की चर्चा करते हैं, किसकी? उत्तरोत्तम बिंदु की जब चर्चा करते हैं तो उत्तरोत्तम बिंदु हो जाता है आपको सोर्टगोई और मांडीगोक। ठीक, मांडीगोक और सोर्टगोई जो आपके अफगानिस्तान में है। कहा है जी? अफगानिस्तान में मात्र 2 स्थल। कितने स्थल? मात्र 2 स्थल। एक मांडीगोक, दूसरा सोर्टगोई। और वह स्थल कहां है? सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे कम स्थल किस देश में पाया जाता है? किस देश में पाया गया है? अफगानिस्तान में। कहा? अफगानिस्तान में कितने? मात्र 2 स्थल पाए गए। इसको लिखेंगे अफगानिस्तान, मुंडीगोक व सोर्टगोई। अफगानिस्तान, मुंडीगोक व सोर्टगोई। मुंडीगोक व
सोर्तगोई व सोर्तगोई। अफगानिस्तान में कौन से क्षेत्र पाए गए हैं? मुंडीगोक और सोर्तगोई। मतलब इस क्षेत्र में होगा, कहां होगा जी? क्षेत्र वाले एरिया में होगा। तो मुंडीगोक और सोर्तगोई कहां पाए गए हैं? अफगानिस्तान में। अब लिखिएगा बलूचिस्तान, इधर बलूचिस्तान कर लीजिएगा और इधर क्षेत्र लिखिएगा उसका। हम थोड़ा सा यही समझा दिए हैं। लिखिएगा बलूचिस्तान। जब बलूचिस्तान की चर्चा हम करते हैं तो आप यह याद करें कि ये जो बलूचिस्तान है यह वर्तमान पाकिस्तान में कहां है जी? वर्तमान पाकिस्तान में है। तो बलूचिस्तान लिखिएगा, इसमें क्षेत्र में लिखेंगे मेहरगढ़। बलूचिस्तान के बगल में लिखेंगे क्या? मेहरगढ़। मेहरगढ़, मेहरगढ़, मेहरगढ़। बलूचिस्तान में मेहरगढ़, मेहरगढ़, राणा घुड़ई, राणा घुड़ई, राणा घुड़ई, सुतकांगेडोर, 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 क्वेटा घाटी, क्वेटा घाटी, क्वेटा घाटी, क्वेटा घाटी, सोतकाको, 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 सोतकाको हो गया। बालाकोट, नाम सुने होंगे आप लोग, बालाकोट। अरे बालाकोट अटैक भारत किया था पाकिस्तान पर, नहीं याद आ रहा है जी? बालाकोट। और बालाकोट के बाद कुल्ला या कुल्ली, कुल्ला, कुल्ला या कुल्ली, कुल्ला या कुल्ली, डाबरकोट, डाबर कोट, डाबर कोट। ये सारे के सारे स्थल बलूचिस्तान में कहां है जी? बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में मेहरगढ़, राणा घुड़ई, सुतकांगेडोर, क्वेटा घाटी, सोतकाको, बालाकोट, कुल्ला या कुल्ली, डाबरकोट यह बलूचिस्तान में पाए गए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। या बलूचिस्तान में पाए गए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। एक और चीज देखिएगा कि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो सबसे पश्चिमी बिंदु सुतकांगेडोर होता है। क्या होता है जी? सुतकांगेडोर होता है। जब हम पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं क्या होता है? सुतकांगेडोर। उत्तरोत्तर बिंदु की बात करते हैं तो अफगानिस्तान का मुंडीगोक और सोर्तगोई। भारत के यदि उत्तरी बिंदु की बात करते हैं तो मांडा, जम्मू एंड कश्मीर, अखनूर जिला। नदी होगा कौन? चिनाब, नदी चिनाब। और जब हम पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं सुतकांगेडोर, नदी कौन सी? दास्त। कौन? दास्त नदी। और यह बलूचिस्तान में अवस्थित है। अगला लिखिएगा सिंध प्रांत पाकिस्तान। लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए, लिखिए। चलिए अगला लिखिएगा सिंध प्रांत पाकिस्तान। सिंध प्रांत, सिंध प्रांत पाकिस्तान, सिंध प्रांत पाकिस्तान, पाक। अली मुराद, क्या जी? अली मुराद, अली मुराद, मोहनजोदारो, अली मुराद, मोहनजोदड़ो, 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 आलम ए
चानुहुद्रो, अली मोहन आ कोट पहन के जा। नहीं समझे? नहीं समझे आप? मतलब आलम, अली मुराद, मोहन जोधरो, आमरी, कोट दीजिए, चानुहुद्रो। कौन? चानुहुद्रो। अगला लिखिएगा पंजाब प्रांत पाकिस्तान। पंजाब प्रांत पाकिस्तान। पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत पाकिस्तान। एक चीज देखिएगा, आपके मन में यह उठता होगा कि तो भारत में है, नहीं, लेकिन पाकिस्तान में भी पंजाब है, पाकिस्तान में भी है। चलिए लिखिए आगे। रहमान ढेरी, रहमान ढेरी, रहमान ढेरी, जलीलपुर, 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 डेरा इस्माइल खान, डेरा इस्माइल खान। नाम देखिए कितना खूबसूरत है, डेरा इस्माइल खान। पंजाब भारत, पंजाब प्रांत लिखिएगा, क्या हो? भारत वाले। पंजाब भारत, रोपड़, संघोल, रोपड़ लिखिएगा, रोपड़, संघोल, संघोल, चक 86, चक 86, चक 86 का। चलिए आगे देखिएगा, पंजाब प्रांत भारत की जब हम चर्चा करते हैं तो पंजाब प्रांत भारत का हमें जो पूरा स्तर प्राप्त हुए, या जो स्तर प्राप्त हुए, जो खुदाई के माध्यम से प्राप्त हुए, या प्राप्त हुए रोपड़, और रोपड़ उसके बाद में आपको संगोल, संगोल, चक 86 और बाड़ा, चक 86 और बाड़ा। ये स्तर हमें पंजाब प्रांत भारत से प्राप्त हुए हैं। क्लियर? अगला लिखिएगा, पंजाब भारत हो गया। हरियाणा, 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 इसमें तो भारत लिखने की जरूरत नहीं है काजी, क्योंकि जो पाकिस्तानों में है और भारत में ना भारत का पाकिस्तान लिखना पड़ता है, वो हरियाणा तो सिर्फ भारत में है। लिखेगा हरियाणा, हरियाणा में लिखेंगे कुनाल, मिताथल, कुनाल, मिताथल, मिताथल, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, बनावली, बनावली, इसी को बनवाली भी बोलते हैं, बनवाली। भराना, अभी नहीं चर्चा कर रहे थे, भराना, इसको बेगाना भी बोलते हैं, याद रखिएगा, भनाना या बेगाना भी बोलते हैं। आगे लिखेंगे राजस्थान, 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 राजस्थान में बलाथल, बालाथल, बालाथल, कालीबंगा, कालीबंगा, उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, बाड़ागांव, बाड़ागांव, हुल्लास,
उल्लास। गुजरात करेंगे, गुजरात। गुजरात। अब देखिएगा, थोड़ा सुनिए यहां, गुजरात की जब हम चर्चा करते हैं तो गुजरात की चर्चा से पहले थोड़ा इस पर हम प्रकाश डालें कि सिंधु कालीन जो जितने भी स्थल पाए गए उसमें से सर्वाधिक स्थल आपकी गुजरात में पाए गए। कहां? गुजरात में पाए गए, अर्थात गुजरात भारत में है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के सबसे अधिक स्थल भारत में पाए गए। कहां पाए गए जी? भारत में पाए गए। सबसे कम अफगान में पाए गए और सबसे अधिक भारत में पाए गए। पाकिस्तान तो ऐसे भी बीच बीच वाला है न है, पाकिस्तान से ऐसे भी बीचे वाला न है। हम लोगों ने दिया तो बन गया, अरे हम लोग छोड़े दान करे तभी ना बन गया पाकिस्तान, बनता नहीं बनता। तो देखिएगा कि सबसे अधिक आपके भारत में, भारत का एक राज्य है गुजरात। गुजरात में सबसे अधिक स्थल पाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता। लिखेंगे आगे, लोथल, 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 धौलावीरा, लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, रंगपुर, रोजदी, रोजदी, प्रभास, प्रभास पतन, प्रभास पतन, प्रभास पतन, सुरकोटड़ा, ऐसे लिखिएगा, सुरकोटड़ा, जहां से घोड़ा का अवशेष, क्या घोड़ा होने का प्रमाण, याद रखिएगा। सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा, देसलपुर, 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 क्या जी? देसलपुर, नागेश्वर, नागेश्वर, नागेश्वर। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि जब भारत के संदर्भ में हम चर्चा करते हैं तो उत्तर में आपका मांडा, दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र और पश्चिम में भारत के संदर्भ में आपका हो जाता है नागेश्वर और पूर्व में आपका हो जाता है भारत के संदर्भ में आलमगीरपुर। अर्थात पश्चिमी बिंदु भारत के संदर्भ में जो सिंधु घाटी सभ्यता कालीन जो पश्चिमी बिंदु है वो नागेश्वर में है। और नागेश्वर स्थित है आपके गुजरात में। नागेश्वर कहां जी? इधर लिखिए, नागेश्वर लिखे भी नहीं, क्या? नागेश्वर, नागेश्वर। तो आपको भारत के संदर्भ में नागेश्वर पश्चिमी बिंदु आता है, पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर आता है, दक्षिण बिंदु दानाबाद महाराष्ट्र आता है, अहमदनगर जिला होता है वो, और आपका उत्तरी बिंदु मांडा हो जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। इतना ना बार बोलिए दिए हैं का जी कि याद हो गया होगा। क्या होगा? मांडा, मांडा। जम्मू एंड कश्मीर में क्या है? मांडा। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अतीत पर हमने चर्चा किया था, कल अतीत पर चर्चा कर लिया। रेलवे लाइन बिछ रही थी, रेलवे लाइन बिछाने का जो कार्य कर रहे थे वो 2 इंजीनियर्स को दिया गया था, और 2 जो इंजीनियर को यह प्रोजेक्ट दिया गया था उन्हें बटन बंधु कहा जाता है, इसकी भी चर्चा करी। अब बटन बंधु मतलब जॉन बटन और विलियम बटन थे। जॉन बटन, विलियम बटन ने पहली बार हड़प्पा के टीलों से क्या प्राप्त किया? ईंटें प्राप्त किए। कैसे? कि लाइन बिछाने का काम चल रहा था, कंक्रीट डाले जा रहे थे। हो सकता है इंजीनियर चोरी करने के चक्कर में टीला देखा हो, कंक्रीट निकाल लो, क्या निकालो? उसमें से खुदाई करो, क्या प्राप्त होता है? उस रास्ते पे पड़ गया क्या? टीला। मजदूर भागते भागते गया, खुदाई किया, और खुदाई से प्राप्त हो गया क्या? ईंटा। उस टीला के जस्ट नीचे बहती थी एक नदी, जिस नदी का नाम था रावी। पहली बार ईंटें प्राप्त हुए हड़प्पा के टीले से। हड़प्पा
रावी नदी के तट पर बसा हुआ था। हड़प्पा के टीलों में पहली बार खुदाई करने का आदेश जो दिया था वो बटन बंधु ने दिया था। काहे दिया था? रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उस रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट दिया गया था बटन बंधु को पूरा करने के लिए। क्या था, कोई दिक्कत है जी? वाह, आगे लिखिएगा। अच्छा, एक चीज देखिएगा, द लंदन वीकली की चर्चा मैंने किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था, नहीं किया था। द लंदन वीकली की चर्चा नहीं किया था। देखिएगा कि द लंदन वीकली एक साप्ताहिक पत्रिका थी। क्या थी? द लंदन वीकली एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो 1932 में प्रकाशित हुई। कब? 1932 में प्रकाशित हुई। और इसी पत्रिका में यह कहा गया कि यह जो सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता है अर्थात हड़प्पा की सभ्यता है, या आपको क्या है, ये सिंधु सभ्यता है। क्लियर? कब कहा गया? 1932 में। लिखिएगा 1932 में 1932 में साप्ताहिक समाचार पत्र द लंदन वीकली, साप्ताहिक समाचार पत्र द लंदन वीकली में पहली बार इस सभ्यता का, द लंदन वीकली में पहली बार इस सभ्यता का नाम प्रकाशित किया गया। द लंदन वीकली में पहली बार इस सभ्यता का नाम प्रकाशित किया गया। जो कालक्रम था वह कालक्रम क्या था, है कि नहीं? और भारत के कौन कौन से प्रमुख इतिहासकार हैं जिन्होंने कालक्रम को सही माना है और किस कालक्रम को माना है? देखिएगा कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के जो निदेशक थे, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के निदेशक जॉन मार्शल के अनुसार, इसके अनुसार जॉन मार्शल थे। आप लोग इंटरमीडिएट में शायद पढ़ा होगा। जॉन मार्शल के अनुसार यह सभ्यता जो थी यह 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व, सॉरी ईसा पूर्व 3250 से सिंधु घाटी सभ्यता के निदेशक जॉन मार्शल के अनुसार इसका जो कालक्रम है 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानी जाती है इनके अनुसार। लेकिन एक और चीज देख लीजिएगा कि इसका जो कालक्रम निर्धारण किया गया वह कालक्रम निर्धारण किया गया रेडियो कार्बन पद्धति C14 के माध्यम से। और रेडियो कार्बन पद्धति C14 के माध्यम से जब यह निर्धारण किया गया तो निर्धारण से यह स्पष्ट हुआ कि 2350 ईसा पूर्व से, कब से? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका कालक्रम है, इसका कालक्रम है। और याद रखिएगा सबसे प्रमाणिक यही माना गया है। सबसे प्रमाणिक कौन माना गया जी? रेडियो कार्बन C14 वाला, ठीक। अर्थात हम C14 के माध्यम से जब इसका आकलन किए, आकलन से स्पष्ट हुआ कि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका कालखंड माना गया है और सबसे प्रमाणिक है। अब एक चीज देखिएगा कि ईसा पूर्व क्या होता है और ईस्वी पूर्व क्या होता है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं।
ईसा मसीह के जन्म से पहले, बीसी, बिफोर क्राइस्ट, क्या बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले, अर्थात जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उनके जन्म से इतने वर्ष पहले इस सभ्यता का विकास हो चुका था। दूसरी बात, जो एडी होता है, जो एडी होता है अर्थात उसको बोलते हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात, है ना। और इसको, इस घटना को एडी कहते हैं एनो डोमिनो, क्या कहते हैं इसको, एनी डोमिनो, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पश्चात की घटना है, अर्थात एडी है, बीसी नहीं, बीसी नहीं, एडी, एडी क्या बोलते हैं इसको, एडी बोलते हैं। बीसी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा पूर्व, क्या ईसा पूर्व। एडी एनी डोमिनो ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना है, एनी डोमिनो ईसा मसीह के जन्म की बाद की घटना है। कोई दिक्कत? चलिए आगे लिखिएगा, यहां तक होगी। अब किसी ने पूछा कि एनसीईआरटी के अनुसार, किसके अनुसार, एनसीईआरटी बहुत ही ऑथेंटिक है। किसी ने पूछा एनसीईआरटी के अनुसार इसका कालखंड बताइए, है कि नहीं। तो एनसीईआरटी के अनुसार इसका जो है 2500 ईसा पूर्व से, कब से, 2500 ईसा पूर्व से 1800। अब दूसरी बात आगे लिखेंगे, सांस्कृतिक जानकारी, सिंधु घाटी सभ्यता की कंटिन्यू करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की सांस्कृतिक जानकारी, सांस्कृतिक जानकारी पुरातात्विक खुदाई से, सांस्कृतिक जानकारी पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त हुआ है। पुरातात्विक खुदाई से क्या हुआ है जी, प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट, भंडार गृह या खती, भंडार गृह या खती का साक्ष्य, भंडार गृह या खती का साक्ष्य हड़प्पा से, भंडार गृह या खती का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पावासी, अगला पॉइंट आगे, हड़प्पावासी कपास के उत्पादन सर्वाधिक करते थे। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन सर्वाधिक करते थे। एवं पशुपति की सम्मान करते थे या पूजा करते थे। पशुपति की सम्मान करते थे या पूजा करते थे। यह सभ्यता मातृत्वात्मक व्यवस्था पर आधारित थी। यह सभ्यता मातृसत्तात्मक व्यवस्था पर आधारित थी। मातृसत्तात्मक व्यवस्था पर आधारित थी। एक चीज आता है कि सभ्यता के लोग गाय से परिचित नहीं थे और लोहा जैसे धातु से परिचित नहीं थे, लेकिन टीन से परिचित थे और बैल से भी परिचित थे। याद रखिएगा,
सुनिएगा, इस सभ्यता के लोग गाय से परिचित नहीं थे लेकिन बैल से थे, लोहा से परिचित नहीं थे लेकिन टीन से थे। समझ रहे हैं ना? लिखिएगा, इस सभ्यता के लोग, अगला पॉइंट, इस सभ्यता के लोग गाय से परिचित नहीं थे एवं लोहा धातु से अनभिज्ञ थे, एवं लोहा धातु से अनभिज्ञ थे, मतलब लोहा से भी परिचित नहीं थे। क्लियर? अगला पॉइंट, एक चीज देखिएगा कि इस सभ्यता के जो लोग थे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विष्णु की पूजा नहीं करते थे क्या? लेकिन एक चीज हो, ये समझिए, इधर लोहा से अनभिज्ञ थे, विष्णु की पूजा नहीं करते थे, लेकिन इस सभ्यता में याद रखिएगा, क्या है जी, ये क्या है? स्वास्तिक। क्या है? स्वास्तिक। हम लोग घर के दरवाजे भी बनाते हैं ना, हो नहीं बनाते हैं? बनाते हैं स्वास्तिक। अब देखिएगा कि स्वास्तिक से यह स्पष्ट होता है कि सभ्यता के लोग सूर्य की उपासना करते थे। किसकी? सूर्य की उपासना करते थे, अर्थात सूर्य की पूजा करते थे, अर्थात प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी? प्रकृति की पूजा करते थे। जो हमें रोशनी देता है उसकी पूजा करेंगे। वह विष्णु की पूजा नहीं करते थे, लेकिन सूर्य स्वास्तिक से स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता के लोग सूर्य के उपासक थे। लिखेंगे आगे, सिंधु सभ्यता के लोग विष्णु की पूजा नहीं करते थे, विष्णु की पूजा नहीं करते थे, लेकिन साक्ष्य के आधार पर प्राप्त स्वास्तिक से, स्वास्तिक कहां रहता था? मोहरों में। कहां? मोहरों में। साक्ष्य के आधार पर प्राप्त स्वास्तिक के चिन्ह से, साक्ष्य के आधार पर प्राप्त स्वास्तिक के चिन्ह से, स्वास्तिक के चिन्ह से यह अनुमान लगाया जाता है कि, स्वास्तिक के चिन्ह से यह अनुमान लगाया जाता है कि इस सभ्यता के लोग, यह अनुमान लगाया जाता है कि इस सभ्यता के लोग सूर्य के उपासना करते थे, सूर्य के उपासना करते थे, सूर्य के उपासना करते थे। अगला पॉइंट, सिंधु घाटी के निवासियों द्वारा, सिंधु घाटी के निवासियों द्वारा गेहूं, जौ, कपास, मटर का, सिंधु घाटी के निवासियों द्वारा गेहूं, जौ, कपास, मटर का उत्पादन किया जाता था। गेहूं, जौ, कपास, मटर का उत्पादन किया जाता था। हो गया?
आगे सिंधुवासी धार्मिक प्रवृत्ति से अपरिचित थे। सिंधुवासी धार्मिक प्रवृत्ति से अपरिचित थे एवं सीसा का आयात ईरान से करते थे। जय हिंद।